ये किस तरह का प्यार है? वह सौंदर्य उपचार के लिए बाहर जाने की आड़ में एक अमीर आदमी के साथ गुप्त रूप से डेट करती है। उसे इस बात की भी परवाह नहीं है कि उसका पति शादी से पहले अन्य महिलाओं के साथ डेटिंग कर रहा है, क्योंकि वह लंबे समय से इससे छुटकारा पाना चाहती थी। वह परिवार जो उसे रोकता है, उसके मन में अपने अज्ञानी बच्चों के लिए कोई भावना नहीं है। वह अपना सुखी जीवन जीने के लिए बहुत उत्सुक है, लेकिन ये सब इस आधार पर होना चाहिए कि शिकायत करने के लिए कोई प्यार नहीं है, क्योंकि दोनों बच्चों के बीच प्यार में परिवार की गर्मजोशी का अभाव है। वह हर दिन स्कूल के बाद खत्म हो जाती है। वह घर जाने को तैयार नहीं है। वह उबाऊ समय गुजारने के लिए हमेशा पास के जंगल में अकेले जाती है। शायद केवल इसी तरह से उसे बचपन से ही अपने पिता के साथ की कमी महसूस होती रही है, जिससे उसका चरित्र अत्यंत एकांतप्रिय हो जाता है। और इस सब का कारण उसके माता पिता के बीच अनबन है। उस समय दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक हुई थी और वे अपने बेटे की शादी करना चाहते थे। अब दोनों के बीच शादी केवल नाम के लिए रह गई है, क्योंकि उसके पिता विलियम थे पहले ही शादी में धोखा दे दिया और मैरी को अपने बच्चे से गर्भवती कर दिया। और उसकी माँ लिसा और भी अधिक दृढ़ थी। उसे एक अकेले आदमी से प्यार हो गया जो लगभग 50 साल का था। उसकी केवल एक बेटी थी जो विदेश में पढ़ रही थी, जो लिसा को वह जीवन दे सकती थी जो वह चाहती थी। इसलिए वे घर बेचना चाहते थे जल्द से जल्द। इस तरह वे दोनों आसानी से अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके लिए एली स्पष्ट रूप से एक बोझ बन गई है। वे न केवल अपने दिल की गहराई से इस बच्चे की परवाह करते हैं, बाहरी लोग तो अपने बच्चों को भी सार्वजनिक रूप से अपमानित करेंगे। ऐसा लगता है कि एली उसका जैविक मांस और खून नहीं है। भले ही उनका रिश्ता बहुत पहले ही टूट चुका है, फिर भी वे दोनों एक अपार्टमेंट में रहते हैं, सिर्फ इसलिए कि एली के पिता का बॉस एक समर्पित आस्तिक है और अपने कर्मचारियों को पारिवारिक झगड़े की इजाजत नहीं देता है। वह मूल रूप से अपनी पत्नी को बिना जाने तलाक देना चाहता था और फिर गुप्त रूप से अपनी नई प्रेमिका मैरी के साथ एक परिवार शुरू करना चाहता था। हालांकि बच्चे की कस्टडी है वर्तमान में सबसे बड़ी समस्या। हालांकि जब तक वे दोनों इस विषय पर बात करते रहे, वे एक भयंकर विवाद से बच नहीं सके, क्योंकि उनमें से कोई भी अपने जीवन में बच्चे को घसीटना नहीं चाहता था। उन्होंने एली को अनाथालय में भेजने पर भी विचार नहीं किया। ये तब पता चला जब वे एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। उसने ध्यान नहीं दिया कि एली, जो दरवाजे पर छिपी हुई थी और सब कुछ सुन रही थी, उसने सुना कि इस उम्र में उसे कितना दर्द और निराशा नहीं झेलनी चाहिए थी। जब उसने सुना कि वह अपने माता पिता की नजर में जीवन के लिए एक बोझ थी, तुरंत उसके दिल में हलचल मच गई और दरवाजे के बाहर दोनों के बीच हुए झगड़े ने एली के दिमाग पर भी असर डाला। अगली सुबह लिसा ने हमेशा की तरह नाश्ता तैयार किया, लेकिन उसका दिमाग अपने मोबाइल फोन पर था और उसे एली द्वारा छोड़े गए आंसुओं का भी ध्यान नहीं आया। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह आखिरी बार होगा जब वह अपने बेटे को देखेगी। जब एली घर से बाहर निकली तो उसने पहले ही मन बना लिया था कि वह अपने माता पिता को खुद से छुटकारा पाने में पूरी तरह से मदद करेगी। फिर लिसा ने हमेशा की तरह डेट पर जाने से पहले अपने शरीर के निचले हिस्से पर बाल हटाने की सर्जरी की और फिर उसने बाल हटा दिए। एक उत्तम सूट अपने दिल में मौजूद आदमी के साथ कैंडल लाइट डिनर का आनंद ले रही है। ये सुंदरियों से भरा एक हाई एंड रेस्तरां है। शायद लिसा की मुलाकात यहाँ के अमीर आदमी से हुई थी। वह न केवल भौतिक जीवन का आनंद लेती है, बल्कि अपने आकर्षण से लगातार लोगों को आकर्षित भी करती है। दिखावट आदमी डूबते सूरज की रोशनी पड़ने से पहले ही वह आदमी के घर में अवर्णनीय व्यायाम कर रहा है और यहाँ काम से छुट्टी के बाद विलियम अपनी गर्भवती प्रेमिका के साथ खरीदारी करने जाता है और साथ में दैनिक जरूरत की चीजें भी खरीदता है। दूसरे व्यक्ति के पेट में पल रहे बच्चे की परवाह किए बिना उसके साथ घनिष्ठता बनाए रखना। बाद में मैरी विलियम के सामने दिखावा करना नहीं भूली, इस डर से कि वह अपने शब्दों से पीछे हट जाएगा और अपनी माँ और बेटे को छोड़ देगा। वे दोनों अपने मूल परिवार को भी भूल गए थे, जो बाद में घर लौट आए। खुशी को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसका बेटा कमरे में है या नहीं। वो बस बिस्तर पर लेटी रही और उस आदमी द्वारा भेजे गए टेक्स्ट संदेशों की जांच की। अगले दिन जब विलियम काम पर था, लिसा ने अचानक फोन किया, क्योंकि उसे स्कूल से एक नोटिस मिला था जिसमें दावा किया गया था कि उनका बेटा 2 दिनों से स्कूल नहीं गया था। जब विलियम ने सुना कि उसका बेटा बिना किसी कारण के गायब हो गया है, तो उसने न केवल कोई घबराहट नहीं दिखाई, बल्कि एक दूसरे पर दोषारोपण किया और अपनी पत्नी की जिम्मेदारी लेने से बच गया। एली के वापस आने पर उसने इससे निपटने की धमकी भी दी। अंत में लिसा के पास पुलिस को बुलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। पुलिस ने कैमरे से एली के कमरे की तस्वीरें ली, जबकि लिसा एक छोटी लड़की की तरह पुलिस प्रमुख के सामने खड़ी थी जिसने गलती की थी। दूसरे पक्ष ने दावा किया कि अपहरण की संभावना से इनकार कर दिया गया है। उनका मानना था कि बच्चा अभी विद्रोही अवस्था में था या इधर उधर भटक रहा था और उनकी जनशक्ति सीमित थी और वे अनिश्चित परिस्थितियों में लापता होने के मामले की जांच नहीं कर सकते थे। पुलिस प्रमुख ने लिसा से कहा कि इस उम्र में बच्चे बेवकूफी भरी हरकतें नहीं करेंगे। अगर वे इसमें नहीं रह सकते तो उन्हें बाहर भागना होगा और कुछ दिनों के बाद ठंड झेलनी होगी घर जाने की पहल। यदि वह अभी भी चिंतित है तो वह स्वयंसेवकों से उसे ढूंढने में मदद करने के लिए कह सकती है। हो सकता है कि वह बोझिल प्रक्रियाओं से बच जाए और एली की तलाश शुरू कर दे। विलियम काम से निकलने के बाद तुरंत घर चला गया। ये पता चलने के बाद कि स्वयंसेवक उसके घर आ गए हैं, नेता ने उन दोनों से उनके बच्चों के शौक और आदतों के बारे में पूछा, लेकिन आश्चर्य की बात है कि दोनों जोड़े झिझक रहे थे और स्पष्ट रूप से नहीं बता सके। नेता केवल उन दोनों के स्पष्ट शब्दों पर भरोसा कर सके। उन्हें सीमित जानकारी को सुझाने के बाद विलियम और अन्य लोग आशा की एक किरण के साथ अपनी सास के घर पहुंचे, इस उम्मीद में कि संकट के समय में भी दोनों सड़क पर झगड़ना नहीं भूले, क्योंकि विलियम नया था, प्रेमिका को गहरी शिकायत थी।
कुछ ही समय बाद वे और स्वयंसेवक परेशान लिसा को कार में धूम्रपान करने से रोकने के लिए लिसा की मां के घर पहुंचे। वह महिला एक बंद महिला थी जिसने अपनी बेटी और दामाद के आगमन का स्वागत नहीं किया। न केवल उसने लिसा का बेरहमी से अपमान किया, बल्कि उसे ये भी संदेह हुआ कि उसके सामने अभिनय करने वाले दोनों का उद्देश्य बच्चे को पालने के लिए उसके पास फेंकना था। अंत में वे तीनों बूढ़े व्यक्ति के अपमान के कारण निराशा में चले गए। वापस जाते समय लिसा अतीत को याद करती रही। शायद वह जल्द से जल्द अपनी पागल मां से छुटकारा पाना चाहती थी। उसने जल्दबाजी में विलियम से शादी करने का फैसला किया और खुद को अंतहीन दर्द और निराशा में डुबो दिया। जिसके पास दोनों के बीच प्यार की कमी थी, वह गायब हो गई। जब विलियम ने शिकायतें सुनी तो तुरंत पता चला कि उसने बेरहमी से लिसा को फेंक दिया था जंगल मैदान। स्वयंसेवी बचाव दल ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने शहर के चारों ओर खोज जारी रखी, लेकिन फिर भी कोई सुराग नहीं मिला। लिसा अपने प्रेमी के घर पर सो गई, शायद इसलिए कि वह पिछले 2 दिनों से बहुत थकी हुई थी या क्योंकि वह अपने बेटे के लापता होने के प्रति उदासीन थी। जब तक उसके प्रेमी ने उसे नहीं जगाया तब तक उसे खोज की प्रगति के बारे में पूछने की याद नहीं आई उसके बेटे के लिए। फिर उन्हें एली का एकमात्र दोस्त मिल गया। स्वयंसेवकों की सौम्य पूछताछ के तहत लड़के ने अंततः अपने गुप्त अड्डे का खुलासा किया। फिर सभी को जंगल में एक इमारत मिली। यह एक ऐसा स्कूल था जो कई वर्षों से परित्यक्त था, लेकिन उनकी खोज और बचाव टीम ने हर कोने की तलाशी ली, लेकिन केवल एली का लाल कोट मिला और उसका फिगर नहीं मिला। ऐसा लग रहा था कि वह दुनिया से गायब हो गई है और कोई खबर नहीं थी। और इस समय लिसा, उन्होंने अस्पताल में परित्यक्त बच्चों की भी तलाश की, लेकिन उनमें से कोई भी उनका अपना बच्चा नहीं था। अंत में हर कोई केवल लापता व्यक्तियों की नोटिस सड़कों और गलियों में पोस्ट कर सका, इस उम्मीद में कि दयालु लोग मिल सके जो सुराग दे सकें, लेकिन कुछ नहीं मिला। हुआ भले ही उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन एली के बारे में अभी भी कोई खबर नहीं थी। अंत में दंपति केवल अपने साथियों के पास लौट सके और थकावट के साथ सो गए। कुछ ही समय बाद स्वयंसेवकों का नेता खबर लेकर आया। उन्हें एली के समान शारीरिक विशेषताओं वाली एक लाश मिली। हालांकि दोनों ने पर्याप्त मनोवैज्ञानिक तैयारी की थी, लेकिन जब लिसा ने क्षत विक्षत लाश देखी तो वह अपनी आंखें बंद करने से नहीं रोक सकी। चूंकि मृत बच्चा क्षत विक्षत था, लिसा इस पर विश्वास करने में असमर्थ थी और यह स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि यहाँ पड़ा बच्चा उसका मृत बच्चा था। हालांकि स्वयंसेवक उनके लिए डीएनए परीक्षण कर सकते थे, फिर भी उसने यह मानने से इनकार कर दिया कि यहाँ पड़ा बच्चा उसका ही था। मृत बच्चा, भले ही बच्चा एक स्वयंसेवक था जो उनके लिए डीएनए परीक्षण कर सकता था, फिर भी वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था कि ठंडा शरीर एली था। हालांकि लिसा ने यह नहीं कबूला कि मृतक उसका बेटा है, लेकिन उनके हाव भाव से यह समझना मुश्किल नहीं है कि दोनों ये स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि यह उनकी गलती थी जिसने एली को मार डाला। फिर भावुक लिसा की मदद की गई। केवल पछतावे वाले विलियम को कोने में बैठकर रोते हुए छोड़ दिया गया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दोनों के बीच भावनात्मक कलह के कारण मासूम एली उनके तलाक का शिकार बन जाएगी। इससे पहले कि वे उस अपार्टमेंट को सफलतापूर्वक बेच दे जहां वे रहते थे और नए मालिक ने एली के शयन कक्ष का नवीनीकरण किया, इसमें ज्यादा समय नहीं लगा। बच्चे के पूर्व जीवन की सांस पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। खिड़की के बाहर का दृश्य जिसे उसने चुपचाप देखा था, धीरे धीरे देर से शरद ऋतु से ठंडी सर्दियों में बदल गया था। लेकिन एली का कमजोर जीवन अचानक समाप्त हो गया और विलियम की नई प्रेमिका ने भी जन्म दिया एक बच्चा। लेकिन उसने बच्चे को नजरअंदाज करने की अपनी कमियों को ठीक नहीं किया, क्योंकि दूसरे पक्ष ने उसे लिविंग रूम में टीवी देखने में परेशान किया। विलियम ने हिरासत में मौजूद बच्चे के रोने की परवाह किए बिना बच्चे को घुमक्कड़ी में फेंक दिया। वहीं लिसा ने भी वो जिंदगी जी ली जिसका सपना उसने तब देखा था जब वह उदास थी। दोनों ने डोनेत्स्क में स्वतंत्रता के बारे में समाचार देखा। तत्कालीन यूक्रेनी सरकार ने क्षेत्र में नागरिकों पर हमला किया। इस समय लिसा के विचार स्वयं के प्रति उदासीन और अतिवादी नहीं थे। प्यार की वजह से शायद उसके बेटे के साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी, इसलिए वह परेशान थी और बाहर चली गई। वह चाहती थी कि ठंडी हवा उसके संक्रमण को सजा दे। हालांकि उन दोनों को वह जीवन मिल गया जो वे चाहते थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एक नए चक्र में प्रवेश कर गया है। कहानी यही समाप्त होती है। मैं ब्रदर 7 हूँ, तान्यांग। अगली बार फिर मिलूंगा। कहानी यही समाप्त होती है। ध्यान देना, अगली बार मिलेंगे।